नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी आज की कहानी का नाम है याददाश्त। बड़ी प्यारी कहानी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज मनीषा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह से अपने भाई आदित्य को उसने कितनी बार फोन लगा लिया था अपनी माँ की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन उसने एक बार भी फोन उठाया नहीं। कुछ दिनों पहले ही मनीषा के भैया भाभी और माँ विदेश में जाकर सेटल हो गए थे। मनीषा को याद आया कि जब उसके पिताजी जिंदा थे तब उनके घर में कितना खुशहाल वातावरण हुआ करता था। पता नहीं किसकी नजर लग गई उस खुशी को। एक दिन अचानक ही उसके पिता सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का सदमा यशोदा जी को ऐसा लगा कि उनकी याददाश्त चली गई। वे अपने परिवार के एक ही सदस्य को पहचान नहीं सकती थी। कई एक डॉक्टर्स को बदल के भी उनका इलाज करवाया गया, लेकिन कहने लायक तबीयत में कोई सुधार न हुआ। अभी उसके पिता को जाकर 3 ही महीने हुए थे कि उसके भाई ने आदित्य ने विदेश में जाकर सेटल होने का निर्णय कर लिया। मनीषा को लग रहा था कि उसकी माँ ने इस मेंटल स्टेट में कहीं जाना नहीं चाहिए, और वो भी फॉरेन में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका भैया और भाभी कह रहे थे कि विदेश में जाके वे अपनी माँ का और अच्छी तरह से इलाज करवा सकेंगे, जिससे वे इस सदमे से जल्दी बाहर आ जाएंगे। मनीषा सोच ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजा। देखा तो उसके भाई का ही फोन था। मनीषा ने झट से फोन उठाया। बोली, हेलो भैया, कैसे हो? अरे मैं कितने दिनों से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी सुबह से मैंने तुझे कई बार फोन लगाया, लेकिन तुमने फोन उठाया ही नहीं। ये बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मनीषा, सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल मैं अपने ऑफिस के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ। मुझे बोलने के लिए 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे ऑफिस से घर जाते समय भी बड़ी देर हो जाती है। बड़े लेट पहुँच रहा हूँ घर पे, इसलिए तुझसे बातें नहीं हो पाई। तो ठीक है, लेकिन भैया मुझे ये बताओ, माँ कहाँ है? मैं रात में लेटती हूँ तो मुझे माँ की तबीयत का ही ख्याल आता रहता है। बड़ी चिंता लगती है उसकी, और उस फिक्र की वजह से मुझे रात में नींद में नहीं आती। अगर माँ बोलने की स्थिति में होंगी तो तुम वीडियो कॉल करके मेरी माँ से बात करवा दो ना। मुझे माँ को देखना है। अरे माँ का चेहरा क्या देखना, मैं तेरी माँ से बात करवा देता हूँ ना। यहाँ हम दोनों ही माँ की बहुत अच्छे तरह से केयर कर रहे हैं। अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज भी चल रहा है। तुझे ये मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद में माँ की मेंटल स्टेट में काफी सुधार हुआ है, काफी अच्छी हो गई है। अब धीरे धीरे उसे बहुत कुछ याद आने लगा है। अच्छा रुक, मैं माँ से बात करवा देता हूँ। माँ ये देखो, ये तुम्हारी बेटी मनीषा का फोन है। माँ ने कहा, हेलो मनीषा बेटी, कैसी है तू? इतने दिनों के बाद में माँ के मुंह से अपना नाम सुन के मनीषा को बहुत खुशी हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोली, हम तो सब यहाँ पर ठीक है माँ, लेकिन तुम कैसी हो? कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हो पाई। दवाइयाँ समय पर लेती हो ना? हाँ बेटी, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी तबीयत में काफी सुधार है। तेरे भैया भाभी मेरी खूब परवाह करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो मेरी चिंता मत करना। अच्छा मनीषा, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि खुली हवा में घूमा करो। तो अब मेरी घूमने का समय हो गया है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, कह के मनीषा ने भी फोन रख दिया। शाम हो गई थी। मनीषा का हस्बैंड माधव ऑफिस से घर आया। बोला, क्या बात है, आज मेरी पत्नी इतनी खुश दिख रही है? अरे आप आ गए माधव, मैं आज बहुत खुश हूँ। बताए क्यों? अभी मेरी फोन पर माँ से बात हुई है। तुम्हें तो मालूम ही था, जब से पिताजी हमें छोड़ के गए तब से माँ की स्थिति कैसी थी। उनकी याददाश्त चली गई थी। उसे तो मेरा नाम तक याद नहीं था, लेकिन भैया उसे विदेश में ले गया और अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा है, और धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस भी आ रही है। माधव, आज माँ ने मुझे मेरे नाम लेकर पुकारा है। इस बात का मुझे बहुत 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 खुशी है। जिस स्थिति में माँ यहाँ से गई थी, वो स्थिति याद करके तो मुझे उसकी बड़ी चिंता लग रही थी, लेकिन आज इतने दिनों के बाद में माँ से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कह के मनीषा किचन में चली गई और माधव के लिए चाय बनाने लगी। माधव भी उसके पीछे पीछे गया किचन में। बोला, चलो बहुत अच्छा हो गया,
मनीषा, अगले वीक में हमारी शादी का एनिवर्सरी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वर्ष हम लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर हम सबके साथ में अपनी सेलिब्रेशन करेंगे। तुम क्या सोच? अजी, मैं क्या कहती हूँ, रिश्तेदारों और दोस्तों को पार्टी देने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपने मैरिज एनिवर्सरी मंदिर में जाकर वहाँ जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान बांट के करेंगे, उन्हें खाना कपड़ा दे के करेंगे। कुछ देर चुप रहकर माधव बोला, ठीक है, तुम सही कहती हो, यही अच्छा रहेगा। मनीषा बोली, हाँ, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। इस साल हम लोग वृंदावन जाएंगे और वहाँ कान्हा के दर्शन करेंगे। मैंने भगवान से बोला था कि अगर माँ ठीक हो गई तो हम लोग कान्हा के दर्शन के लिए वृंदावन आएंगे। माधव शरारत से बोला, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। वृंदावन जाना है, ये सुनकर उनके दोनों बच्चे खुशी से कूदने लगे। मनीषा बोली, तो ठीक है, फिर हम कल ही जाकर बाजार में गरीबों को देने लायक सामान खरीद लेंगे। एनिवर्सरी के दिन मनीषा और माधव अपने बच्चों के साथ तैयार होकर सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। मनीषा ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा टीन का शेड लगा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग आसरा लेके बैठे हुए थे। उनमें बूढ़े लोग ही ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वृद्ध लोगों की ऐसी दशा देखकर मनीषा को बहुत बुरा लगा। मनीषा ने इन सब लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर लाया था। भूख से उन लोगों की आंतें कुलबुला रही थी। मनीषा ने जैसे खाना बांटने के लिए बाहर निकाला तो वो सब उनके आसपास जमा हो गए और खाना मांगने लगे। माधव ने उनको सुझाया कि आप सब लोग एक लाइन में बैठ जाइए तो आप सबको खाना दिया जाएगा। सारे गरीबों को एक लाइन में बिठाकर मनीषा उन सबको खाना देने लगी। माधव ने सबको शाल बांटने शुरू की। खाना देखकर बच्चे बूढ़े सभी जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। मनीषा इधर खाना सर्व कर ही रही थी, इतने में लाइन में बैठी हुई एक वृद्ध हाथ जोड़ते हुए उसे बोली, बेटी, मुझे एक रोटी और दे दे, बहुत दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ। उसकी आवाज सुनकर मनीषा पीछे मुड़ के उसे देखने लगी और बोली, लो माँ, एक रोटी और ले लो। मनीषा ने देखा कि उस वृद्ध स्त्री को ठीक से बैठते भी नहीं आ रहा था। शायद उसके पाँव में कोई घाव हो गया था। खाना परोसते परोसते अचानक ही मनीषा की नजर उस स्त्री के चेहरे पर पड़ी और जब उसने इसके चेहरे पर ध्यान से देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन ही सरक गई। उसे बहुत जोर का शॉक लगा और उसके हाथ से खाने की थाली नीचे ही गिर पड़ी। माधव दौड़ के उसके पास आया और बोला, क्या हो गया मनीषा, ठीक से पकड़ो ना थाली। फिर उसकी नजर मनीषा के चेहरे पर गई। मनीषा का सफेद पड़ा हुआ चेहरा देखकर माधव बोला, मनीषा, तुम ठीक तो हो? लेकिन मनीषा सामने बैठी हुई स्त्री की तरफ देखकर रोई जा रही थी। माधव की नजर भी स्त्री के चेहरे की तरफ गई तो वो आश्चर्य से बोला, माँ, आप यहाँ और इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध स्त्री अवाक होकर मनीषा की तरफ देख रही थी तो कभी माधव की तरफ देख रही थी। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचता था वो आ गया। बोला, क्या हो गया बेटी, तुम इस स्त्री को पहचानती हो क्या? मनीषा रोते रोते बोली, हाँ, मैं पहचानती हूँ, ये मेरी माँ है। तब उस फूल वाले ने कहा, बेटी, ये स्त्री लगभग एक महीने पहले इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। इसे कोई स्त्री यहाँ छोड़ के चली गई और उसके बाद में दोबारा उन्हें लेकर जाने के लिए आई नहीं। तब से ये स्त्री यहीं रहती है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि इनको खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं। ये कहाँ रहती है या इनके बच्चे हैं क्या, इन्हें खुद का नाम तक याद नहीं। लेकिन बेटी, जब तुम कहती हो कि तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मनीषा बोलने लगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हारे माँ को तो तुम्हारे भैया विदेश में उनके साथ लेकर गए ना, और परसों ही तो तुमने फोन पर अपनी माँ से बात की थी। तो फिर तुम्हारी माँ यहाँ कैसे, इस हालत में? मनीषा अपना सिर पकड़कर वहीं धम्म से नीचे बैठ गई। बोली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे क्या हो गया है। माँ ने तो फोन पर बातें की थी और बोली थी कि उसकी तो याददाश्त भी अब वापस आ गई है, उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया था। लेकिन यहाँ ये स्त्री तो मुझसे कुछ मुझे पहचान भी नहीं रही। लेकिन है ये मेरी माँ? माधव बोला, अरे, जब इन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो वो तुमसे क्या बात करेंगी? ये देखो मनीषा, बाकी सब कुछ हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये करते हैं कि माँ को अपने साथ घर ले चलते हैं।
उन दोनों ने यशोदा जी को उठने में मदद करी, फिर अपनी कार में बिठाकर घर आ गए। घर आने के बाद मनीषा ने अपनी माँ को गर्म पानी से नहलाया, अच्छी साड़ी पहनने के लिए दी और उसके बाद खाना अपने हाथ से माँ को खिलाया। अच्छे से खाना खाने के बाद में माँ को आराम करने के लिए उसने बिस्तर पे सुला दिया। माँ किसी को भी नहीं पहचान रही थी। मनीषा और माधव दोनों का अभी भी यह गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। आखिर मनीषा ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो? तुम बिजी तो नहीं हो ना? आदित्य बोला। नहीं मनीषा, बोल। मैं अभी इस समय तो घर पे ही हूँ। अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी ने बहुत बढ़िया मेथी के परांठे बनाए हैं। अच्छा भैया, मुझे ये बता, माँ कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बच्चों को भी आज नानी के साथ बात करनी है। भैया बोला, ठीक है मनीषा, रुको मैं फोन माँ को देता हूँ। माँ बोलो, मनीषा का फोन आया है। दूसरे सिरे से ही आवाज आई। बेटी मनीषा, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा फीवर भी है। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, बच्चों से भी बाद में बात करूंगी। बच्चों को समझा दे, हाँ। फोन पर माँ की आवाज सुनकर तो मनीषा का सिर घूमने लगा। उसने सोचा कि ये सब है क्या। इतने में भैया ने फोन माँ से ले लिया। बोला, अरे मनीषा, यहाँ आने के बाद में माँ को सर्दी जुकाम हो गया है, 2 दिन से फीवर भी है, इसलिए उन्हें डॉक्टर को दिखा कर लाया हूँ। अभी उनको टेबलेट दी है तो उनको नींद सी आ रही है, इसलिए उनकी नींद पूरी हो जाए, 1 आध 2 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम लोगों की उनसे बात करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन माँ की आवाज फोन पर सुनने के बाद में मनीषा आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा कि अभी जो आवाज मैंने फोन पर सुना, वो आवाज किसकी थी? फोन स्पीकर पर था, इसलिए माधव ने भी सारी बातें सुनी। माधव मनीषा से पूछने लगा, मनीषा, तुम्हें पक्का भरोसा है कि हम जिसको अपने घर पे तुम्हारी माँ समझकर लेकर आए हैं वो तुम्हारी माँ ही है? अरे तुम क्या कहते हो? मैं अपनी माँ को नहीं पहचानती क्या? तुम्हारे मन में किसी तरह का संदेह हो तो मैं एक बार फिर देखती हूँ। कुछ सालों पहले माँ के पैर का ऑपरेशन हुआ था। उसके पैर में रॉड डली हुई है। उस ऑपरेशन के निशान अभी भी माँ के पाँव पे होने चाहिए। ये कहते हुए मनीषा अपनी माँ के पास गई और उसने पाँव के ऊपर से चादर हटाई तो देखा वाकई पाँव के ऊपर ऑपरेशन का निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माँ है। माधव कहने लगा, अरे वाकई ये तुम्हारी माँ ही है। तो फिर अभी भैया और भाभी ने मुझसे माँ से बात करवाई तो वो किसकी आवाज थी? कौन सी थी? आखिर ये क्या गौड़ बंगाल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या है? माधव, वे लोग तो विदेश में रहते हैं और माँ को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माधव ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, मनीषा, तुम पहले कुल अपने मन को शांत कर लो। सबसे पहले हम माँ का इलाज करवाएंगे। माँ का ठीक होना हमारे लिए आवश्यक है। मनीषा और माधव बोल रहे थे, उस समय यशोदा जी उन दोनों की तरफ एक अपरिचित भाव लिए देख रही थी। वो वाकई किसी को पहचानती नहीं थी। मनीषा माँ के पास गई और बोली, माँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? माँ, तुम तो मुझे कितना प्यार करती थी, कुछ याद करो। यशोदा जी बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तुम कौन हो? लेकिन तुम रो मत, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान हमेशा सबकी मदद करता है। भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। ये कहते हुए यशोदा जी ने मनीषा के आंसू पोंछे और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। माँ की बात सुनकर मनीषा मन को थोड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन मनीषा अपने पति के साथ माँ को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई। उन्होंने सारी जांचें की। उसके बाद बताया कि याददाश्त वापस आना वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर इनको समय समय पे सही दवाइयाँ देते रहें और उनके साथ में बातें करते रहें, उन्हें पुराने पुराने घटनाओं की याद दिलाते गए तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ भी सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से गारंटी तो नहीं दे सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मनीषा मन में थोड़ी सी नाराज हो गई। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ लिख कर दे दी। उसके बाद में दोनों ही यशोदा जी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद में मनीषा ने खाना बनाया, अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाया। यशोदा जी उसके बाद में जब आराम करने लगी तब मनीषा माधव से बोली, माधव, इतनी लाचारी और बेबसी की स्थिति इससे पहले तो हमारी कभी भी नहीं हुई थी। सामने माँ है लेकिन माँ हमें पहचानती नहीं है। इतने दिन हो गए, भैया मुझसे झूठ बोलता आ रहा है, मुझे बेवकूफ बनाता आ रहा है, और मैं यहाँ बैठ के यही सोच रही थी कि माँ उधर भैया के साथ में बड़े आराम से रह रही।
मेरे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने कई बार भैया से कहा कि माँ की और मेरी वीडियो कॉल से बात करवाओ, लेकिन भैया ने हमेशा कोई न कोई वजह बताकर वीडियो कॉल लगाना टाल दिया। लेकिन मनीषा, ये समय रोते बैठने का नहीं है। हमें बहुत सोच समझ के अगला कदम उठाना होगा। हाँ माधव, मैं अपनी माँ के गुनहगारों को कभी माफ नहीं करूंगी, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। लेकिन भैया इतने आसानी से तो सच बोलने वाला है नहीं, और अगर उन्हें ये मालूम पड़ गया कि माँ यहीं पर अपने पास में है, तब तो वो भारत में कभी वापस भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि किसी भी तरह से भैया भाभी को भारत में बुलाना है। इसके लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा जिससे कि भैया और भाभी खुद ही इधर दौड़े चले आएंगे। मनीषा, केवल एक बात है जिसकी वजह से तुम्हारे भैया विदेश से इधर आने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और वो है रुपया पैसा। तुम्हारे भैया के व्यवहार से ये बात तो साफ हो गई है कि उन्हें बस पैसा बहुत प्यारा है। हालांकि पैसा सबको प्यारा होता है, लेकिन तुम्हारे भैया की बात कुछ और ही अलग रही है। तुम अपने भाई से ये कहो कि कल हमारे यहाँ एक लेटर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि माँ की 80 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, लेकिन पैसे मिलने के लिए माँ का यहाँ होना जरूरी है। माँ के सिग्नेचर होने के बाद ही पैसे माँ के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन हाँ मनीषा, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे भैया को किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। भैया से ये भी बताना कि एक बार माँ से पूछ के बताओ कि क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई पॉलिसी खरीदी थी क्या जिसके 80 लाख रुपए मिलने हैं। और जब भैया से फोन पर बात करोगी तब उन्हें इस बात की जरा भी भनक मत लगने देना कि माँ अपने यहाँ है। ठीक है माधव, मैं कल सुबह ही भैया से बात करूंगी फोन पर। लेकिन मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भैया कुछ इस तरह की चाल भी चलेगा। भैया को किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए जब मैं उससे बात करूंगी। ये सोचते सोचते मनीषा अपने रूम में आई और माँ के पास में बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह सारे काम निपटाने के बाद में मनीषा ने भैया को फोन लगाया। भैया ने जैसे ही फोन उठाया तो मनीषा बोली, भैया जरा फोन माँ को तो देना, मेरा उससे एक बहुत जरूरी काम है। अरे मनीषा, तुम 2 मिनट लेट हो गई। अभी माँ बाहर घूमने निकल गई है। माँ को घूमने के लिए बोला है ना डॉक्टर ने, इसलिए तुम्हारी भाभी माँ को गार्डन में घुमाने के लिए ले गई है। लेकिन मनीषा, मुझे बताओ ऐसे कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है। मुझे बताओ, जब माँ आएगी तो मैं तुम्हारे मैसेज उसे दे दूंगा। तब मनीषा ने आदित्य को वही बताया जो उसको माधव ने बोलने के लिए कहा था। मनीषा से पॉलिसी के बारे में बात सुनते ही आदित्य की आंखों के सामने नोटों के बंडल नाचने लगे। वो तुरंत ही बोला, मनीषा, तुम्हें माँ की मेंटल स्टेट के बारे में तो पता ही है। इतनी लॉन्ग जर्नी अभी इस समय उसके लिए सही नहीं होगी। अगर मैं अकेला आ गया तो चलेगा क्या। अरे भैया, पॉलिसी माँ के नाम पर है, और अगर माँ के नाम पर है तो माँ की ही सही लगेगी, है कि नहीं। फिर भी मैं एक बार उस ऑफिस में पूछ के देखती हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में भाई की सिग्नेचर चल सकती है क्या, क्योंकि नॉमिनी के जगह पर तो माँ ने तुम्हारे ही नाम लिखवाया हुआ है। ये कहते हुए मनीषा ने फोन रख दिया। अगले दिन मनीषा ने भैया को फोन करके बताया कि मैंने ऑफिस में बात की है, तो माँ की बीमारी की बात सुनकर बोले तो ठीक है, नॉमिनी भी अगर आ जाता है तब चल सकता है। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हो गया। बोला, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी भारत आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भैया, तुम अकेले आओगे क्या। अरे अपने साथ में भाभी को भी लेकर आना ना। हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुम्हारी भाभी को भी लेकर आऊंगा, वो भी अपने मायके भी सबसे मिल लेगी। वैसे भी माँ की देखभाल करने के लिए हमने यहाँ पे फुल टाइम मेड रख ली है। वो मेड बहुत अच्छी है, माँ की हर तरह से बहुत अच्छी केयर करती है। भाई की बातें सुनकर मनीषा मन ही मन कह रही थी, भैया क्या एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है, भैया के हर बात का उसे अच्छा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए मनीषा ने अपनी माँ को पुराना एल्बम दिखाया। उसमें बहुत सारे पुराने फोटो थे। मनीषा ने पूरे परिवार का एक फोटो दिखाया। परिवार का फोटो देखने के बाद भी यशोदा जी के चेहरे पर या आंखों में किसी भी तरह के भाव नहीं आए। वो एक अपरिचितों का फोटो देखने के भाव से ही उस फोटो को देख रही थी। मनीषा ने एल्बम के और पन्ने पलटे। एक जगह उसके भाभी का भी फोटो था।
वो फोटो देखकर यशोदा जी एकदम डर गई और चिल्लाकर बोली, इसे मुझसे दूर रखो, इसे मुझसे दूर रखो। ये कहते कहते उन्होंने वो फोटो एल्बम अपने हाथ से दूर फेंक दिया। मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ रूपाली भाभी का फोटो देखकर यूं क्यों बिहेव कर रही है। मनीषा ने शाम का नियम बना लिया था कि वो यशोदा जी को घर के पास जो पार्क था उसमें घुमाने के लिए ले जाती थी। वहां बेंच पर बैठकर मनीषा अपनी माँ को पुरानी घटनाओं के बारे में बता बताकर उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश किया करती, लेकिन फिर भी माँ को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एक दिन मनीषा के दिमाग में आया कि क्यों न माँ को पुराने घर में ले जाया जाए, जहाँ वे लोग उसके पिताजी जीवित रहते समय सब साथ में रहते थे। अगले दिन मनीषा ने वैसा ही किया। वो माँ को लेकर पुराने वाले मोहल्ले में गई। जब वो गेट खोल रही थी तो पड़ोस की राधा जी आ गई। उन्होंने यशोदा जी को देखकर बोला, अरे यशोदा, कितने दिन हो गए, महीनों बीत गए, तुम्हें मिले, कैसी हो। उन्हें देखकर मनीषा के चेहरे पर भी हंसी आ गई। बोली, नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं। मैं तो ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई। आंटी, कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड की इसी शहर में ट्रांसफर हो गई है। फिर राधा जी ने यशोदा जी की तरफ देखा और बोला कि बेटा मनीषा, मुझे तेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊं आंटी, जब से पिताजी गए हैं तब से माँ की यही स्थिति है। माँ सब कुछ भूल गई है। भैया ने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को माँ को दिखाया, लेकिन माँ की याददाश्त में जरा भी सुधार नहीं होता है। सुनकर राधा जी आश्चर्य में पड़ गई। बोली, अरे क्या बोल रही है तुम। यशोदा का तो तुम्हारे भाई ने कोई इलाज नहीं करवाया। अरे तुम्हारे भैया भाभी तो तुम्हारे माँ पिता से कभी ठीक से बात भी नहीं करते थे। तुम्हारे घर में हमेशा ही कलह होता रहता था और फिर तुम्हारी माँ मेरे पास में आकर खूब रोती थी। कहती, बेटे और बहू के यातनाओं से तो हम तंग आ गए, अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने उसे कई बार बोला था कि एक बार तू अपनी बेटी के घर जा और बेटी को भी तो ये सारी बातें बताओ, लेकिन वो कहती थी कि मुझे मनीषा को तकलीफ नहीं देनी है, वो अपने ससुराल में ठीक है। जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब तक तुम्हारे घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज आया करती थी। ये बोलते बोलते राधाबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। वे यशोदा जी की अच्छी सहेली थी। उनकी बातें सुनकर मनीषा को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखें भी बहने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछे और फिर उसे अपने घर में बुलाया। मनीषा ने अपने आप को संभाला और माँ को लेकर वापस मुड़ गई। उसने राधा जी से कहा, नहीं आंटी, मैं फिर कभी आऊंगी। मैं तो आज माँ को लेकर आई हूँ, पुराना घर दिखाती हूँ, देखती हूँ शायद शायद माँ को कुछ याद आ जाए। तब राधा जी बोली, अरे बेटी, अब ये घर तुम्हारी माँ का कहाँ रह गया। विदेश में जाने से पहले तेरे भैया भाभी ने ये घर तो बेच दिया है। ये सुनकर मनीषा दंग रह गई। भैया ने ये घर बेच दिया और मुझे पता भी नहीं। लेकिन पिताजी के बाद में तो घर की मालकिन माँ थी ना, फिर भैया ये घर कैसे क्या बेच सकता है। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे भैया का विरोध कर सकती थी क्या, ऐसी उसकी दशा थी क्या। लेकिन मनीषा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वे दोनों जब गए विदेश तब वे यशोदा को भी लेकर गए थे, फिर यशोदा यहाँ कैसे। तब मनीषा ने सारी हकीकत राधा जी को बताई। आदित्य की करनी सुनकर राधा जी ने आश्चर्य से मुंह पर हाथ रख लिया। मनीषा कहने लगी, आंटी, मैं अपने माँ और पिताजी के एक एक आंसू का बदला उन अपराधियों से जरूर लूंगी। उन गुनहगारों को मैं छोड़ूंगी नहीं। राधा जी बोली, इस काम में अगर तुझे मेरी कोई मदद लगी ना, मुझसे कुछ सहायता हो सके तो मुझसे जरूर कहना, तुम जरा भी संकोच न करना। फिर आगे बोलने लगी, यशोदा कितनी उत्साही थी, लेकिन उसके ऊपर ये किस तरह की आपत्ति संकट आ गया और कैसी स्थिति हो गई उसकी। कुछ समय बाद में दुखी मन से मनीषा अपने माँ को लेकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद में मनीषा का भाई आदित्य अपनी पत्नी रूपाली के साथ भारत आ गया। भाई घर पे आने से पहले मनीषा ने अपनी माँ को एक रूम में छुपा दिया। जब भैया और भाभी घर आए तब मनीषा और माधव बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। मन में तो उनके गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वे ऊपर से बिल्कुल अपने आप को संयत दिखा रहे थे। आदित्य कहने लगा, मनीषा, पेपर्स पे सही करनी है तो उसके लिए कब जाना है।
माधव कहने लगा, अरे भैया अभी तो आप आए हो, आपका काम हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ समय रह लो यहाँ पे। मनीषा ने भी कहा, हाँ भैया कुछ समय तो रुको। लेकिन आदित्य कहने लगा, मनीषा वहाँ विदेश में माँ को अकेली मेड के भरोसे छोड़ के आया हूँ, मुझे उसकी चिंता है। हमें जाने की वैसे कोई जल्दी थोड़ी ना है, बस माँ की वजह से हम जल्दी कर रहे हैं। रूपाली भाभी भी बोली, हाँ दीदी तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, उन्हें माँ की बहुत चिंता फिक्र रहती है, इसलिए उन्होंने परसों की फ्लाइट की टिकटें बुक कर ली हैं। हाँ भैया ठीक ही है, तुम्हें तो माँ की फिक्र करनी ही होगी। अब एक काम करो ना, माँ से बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से वीडियो कॉल करते हैं, माँ से बात भी हो जाएगी और अपने को ये भी तसल्ली हो जाएगी कि माँ वहाँ पर ठीक ठाक है। मनीषा की बात सुनकर आदित्य सकपका गया, बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय तो वो खाना खाने के बाद में सो गई होगी। मैं थोड़ी देर पहले ही माँ के मेड से बात कर चुका हूँ, उसने बताया कि माँ अब सोई है, दवाई लेती है ना तो काफी समय सोती है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हाँ भैया तुम्हें वाकई अपनी माँ की बहुत फिक्र है, चलो मैं तुम्हारी फिक्र दूर कर देती हूँ, चलो आओ मैं तुम्हारी भेंट करवा देती हूँ। ये सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर मनीषा की तरफ देखने लग गए। उसी समय माधव यशोदा जी को लेकर कमरे से बाहर आ गया। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर आदित्य और रूपाली के डर के मारे पसीने से तर हो गए। मनीषा बोली, अरे क्या हो गया भैया, इतना आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हो, ये माँ ही है, तुम दोनों को क्या लगा इतना बड़ा कांड करके तुम दोनों ऐसे ही बच जाओगे। और भैया एक और बात बताती हूँ, माँ की कोई भी पॉलिसी नहीं है, तुम दोनों को भारत में बुलाने के लिए मैंने केवल एक बहाना बनाया था। पैसे के लालच में ऐसे थे कि तुमने माँ पिताजी की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। उस पॉलिसी के पैसे के लिए तुम इतनी दूर इतना पैसा खर्च करके भारत आए हो ना। लेकिन भैया माँ ने तुम्हारे बारे में, मुझे भले ही उसकी याददाश्त नहीं है ठीक, लेकिन उसके व्यवहार से मैं समझ गई कि वो तुम दोनों से कितना भय खाती है। अब सुन लो, तुम दोनों अब विदेश में नहीं जेल में रहोगे, जेल में जाओगे, मनीषा ने कठोर आवाज में कहा। सुनकर उसका भाई डर के मारे कांपते हुए बोला, क्या क्या कह रही है मनीषा तू, माँ ने तुम्हें हमारे बारे में क्या बताया। अरे माँ की तो याददाश्त चली गई है, फिर वो तुम्हें क्या बताएगी। मनीषा हंसते हुए बोली, अच्छा इसका मतलब मैं समझ गई, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो ना कि ये माँ है, तुम यही कबूल कर रहे हो ना कि ये माँ है। अब मुझे ये बताओ कि अपनी माँ को तुमने इस तरह से मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, तुम्हें माँ पर जरा भी दया नहीं आई। सुनकर आदित्य और रूपाली दोनों की नजरें शर्म से नीचे हो गई। मनीषा ने आगे कहा, भैया सच सच बताओ, आज तक तुम मेरी जिससे बात करवाते थे वो स्त्री कौन है। उसकी आवाज तो बिल्कुल माँ जैसी। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरे पास में तुम दोनों के अगेंस्ट ऐसे ऐसे सबूत है कि तुमको मैं जेल की हवा खाने के लिए भेजूंगी ही भेजूंगी। तुम लोग विदेश जाना तो दूर, यहाँ एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुमने मुझे सही बात बताई तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मनीषा हम दोनों का हमेशा से विदेश में जाके वहां सेटल होने की चाह थी, और जब जब मैं इस बारे में पिताजी से बात करता और उन्हें घर बेचने के लिए बोलता तो वो हमेशा मुझे रूखे शब्दों में नकार देते। उसके बाद जब पिताजी की मृत्यु हो गई और माँ की याददाश्त चली गई तो हमने इसी बात का फायदा उठाया। विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए था, जिसके लिए मैंने घर बेचने का निर्णय ले लिया। माँ की बढ़ती उम्र और उसकी बीमारी, दोनों ही चीजों का खर्चा मैं उठा नहीं सकता था, इसलिए मकान के कागजातों पर माँ से हस्ताक्षर करवा लिए मैंने। उसके बाद में हमने घर बेच दिया और देश जाने से पहले माँ को एक मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। इतना सब कर दिया। अरे ऐसा करते हुए तुम्हें दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई। अरे ये हमारी माँ है। मनीषा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अपनी माँ को तुमने बेआसरा करके छोड़ दिया रास्ते पे मरने के लिए। अगर हम उस मंदिर न गए होते तो एक दिन निश्चित रूप से माँ ये दुनिया छोड़ के चली भी जाती और हमें मालूम भी ना पड़ता। तुम तो हमें यही कहते कि माँ की मृत्यु भी हो गई, उसके अंतिम संस्कार भी हो गया। अब ये बताओ कि माँ की आवाज में मुझसे बात कौन करता था। अपने पुराने घर में माँ का गाया हुआ भजन का एक रिकॉर्ड है, उस आवाज का सैंपल लेके मैंने एक ऐप के द्वारा
ये सब किया था, जिससे कि तुम्हें संदेह ना हो। ये सुनकर मनीषा क्रोधित होते हुए बोली, भैया मुझे माफ करो, अब मैं तुम दोनों को विदेश तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस दरवाजे के बाहर खड़े हैं, इसलिए तुम्हें दोनों को जेल ही जाना होगा। अपने किए की सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। देख रहे हो माँ की स्थिति। अगर समय पे इलाज मिला होता तो आज उसकी ये स्थिति ना होती। मनीषा की बात सुनते आदित्य ने रूपाली को आंखों से इशारा किया। दोनों जैसे ही दरवाजे से निकलकर बाहर की सीढ़ियां उतरने लगे, उसी समय रूपाली का पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से फिसल कर नीचे आ गिरी। सामने देखा तो पुलिस खड़े थे। अपने भैया भाभी के साथ बात करते हुए मनीषा ने मोबाइल में उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जब मनीषा पुलिस को वो रिकॉर्ड हैंड ओवर कर रही थी, आदित्य ने पत्नी की तरफ को आंखों से इशारा किया। मनीषा की बात पूरी होते होते आदित्य सब समझ गया और उसने अपनी पत्नी को वहां से भाग जाने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों पति पत्नी जैसे ही दरवाजे में से निकलकर सीढ़ियों की तरफ लपके तो रूपाली का पैर फिसला। जब से रूपाली को देखा था तब से यशोदा जी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उनकी आवाज निकल नहीं रही थी। लेकिन जैसे उन्होंने रूपाली को सीढ़ी से फिसलते हुए देखा तो जोर से वो चिल्लाई, यही है औरत जिसने मेरे पति की जान ले ली है। मनीषा यही वो स्त्री है जिसने तेरे पिता को सीढ़ियों से ढकेल दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। मनीषा इसको जाने मत देना, इसको पकड़। ये कहते कहते यशोदा जी रोने लगी। माँ की बातें सुनकर मनीषा हतबुद्धि सी खड़ी हो गई। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? पिताजी को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तुझे नहीं पता, तेरे भैया भाभी ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा था। इन दोनों को सारी संपत्ति हड़प करके विदेश जाना था, पर तेरे पिताजी को मालूम था कि एक बार अगर सारी संपत्ति जायदाद इनके नाम पर कर दी तो ये दोनों हम दोनों को रास्ते पे खड़ा कर देंगे और तुझे भी कुछ न मिलने देंगे। इसी वजह से तेरे पिताजी अड़े हुए थे अपनी बात पर। इसीलिए तुम्हारे पिताजी को रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उनको सीढ़ियों से ढकेल दिया। वहाँ खड़े पुलिस भी ये बातें सारी सुन रहे थे। मनीषा और माधव तो सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। यशोदा जी आगे बोली, बेटी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं रहती। इस नालायक स्त्री ने अपने ससुर को धक्का दिया था सीढ़ियों से। आज देखो वही स्थिति इसकी हो गई। ये खुद सीढ़ियों से गुड़कती गुड़कती हुई नीचे जा गिरी है। इंस्पेक्टर साहब, इनको कठोर से कठोर सजा दिलाना। अब आदित्य के सामने कोई चारा न था। उसने अपनी माँ के पांव पकड़ते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मैं तो कितने मुश्किल से जाकर विदेश में सेटल हुआ हूँ। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दो। अपने बेटे को देखते ही यशोदा जी को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने जोर से उसके गाल पे चपत लगाई। बोली, तेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पुलिस तुरंत आदित्य और उसकी पत्नी रूपाली को हिरासत में लेकर रवाना हो गई। रूपाली को शायद उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ इलाज भी करवाया होगा। मनीषा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि माँ की याददाश्त वापस आ गई है। वो माँ से लिपट कर बोली, माँ, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। यशोदा जी बोली, हाँ बेटी मनीषा, रूपाली अगर सीढ़ियों से नीचे न गिरती तो शायद मुझे कुछ याद ना आता। लेकिन जब मैंने रूपाली को सीढ़ियों से नीचे फिसलते हुए देखा तो मुझे वो दृश्य याद आ गया जब उसने तुम्हारे पिताजी को सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दिया था। उसी के साथ मुझे बाकी पिछली सारी बातें एक एक करके एकदम याद आ गई। माँ, अब तुम ये सब भूल जाओ। अब तुम नए सिरे से हमारे साथ जिंदगी जीना शुरू करो माँ। मनीषा ने माँ से कहा। तभी उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए। माँ की याददाश्त आ गई है, ये देखकर बच्चे बोले, अरे माँ, अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और तुम कह रही हो कि सब कुछ भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर मनीषा हंसने लगे। फिर मनीषा ने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी जियो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी याददाश्त। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
कहानी पर आपके विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।